कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास समंदर भी आएगा। तू क्यों चिंता करता है पढ़ाई की, जब हम पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी आएगा और उस कॉन्सेप्ट को देखकर आपको मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस तरह से होती है, प्रक्रिया क्या है, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन करूँगा। तो भारतीय मानसून से जानने से पहले आपको जानना होगा कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। किस प्रकार की जलवायु भारत की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। अच्छा, इसका मानसूनी का मतलब क्या हुआ? मानसूनी का मतलब यही हुआ कि ऋतुओं में जिस तरह से परिवर्तन होती है, ठीक उसी प्रकार हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन होती है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में हम लोग का हवाएं हिंद महासागर की ओर से ऊपर की ओर भारत की तरफ आती है, और वही शीत ऋतु में क्या होती है, हवाएं भारत से होकर नीचे यानी कि मकर रेखा यानी कि हिंद महासागर की ओर चलती है। इसी को मानसून बोलते हैं। आइए देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं भारतीय मानसून के बारे में। पहले देखिए कि पूरे पृथ्वी में हम लोग का भारत कहाँ पर अवस्थित है। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा के आसपास हम लोग का भारत अवस्थित है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में काटती है दो बराबर भागों में। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको बड़ा जूम करके देखते हैं। जब भारत को हमको बोल रहे हैं कर्क रेखा दो बराबर भागों में काटती है, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। वही बोलते हैं 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से आर्कटिक वाले रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं, कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको हम उठा के यहाँ पर ले आते हैं तो जब 23.5 डिग्री इसको बीचों बीच से हम लोग काटते हैं कर्क रेखा, तो ये बराबर भागों में बांट देती है भारत को। तो क्या ये नीचे वाला हिस्सा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया, इसको तो बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कर्क रेखा के ऊपर है और आर्कटिक के बीच में है, तो इसमें हम तो बोल सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा मेरा शीतोष्ण कटिबंध है, बोल सकते हैं ना। लेकिन हम लोग बुक में क्या पढ़ते हैं, बुक में हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी वाला देश है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों तरह की पाई जाती है, नीचे की तरफ उष्णकटिबंधीय, ऊपर में शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन केवल हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? इसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग का जो उत्तर और हिमालय में उत्तर में जो नेपाल का इलाका है, वहाँ पर बहुत ही ऊंचा पर्वत हिमालय अवस्थित है। और हम लोग जानते हैं कि हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। समझिए 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। यहाँ से रोड में 6 किलोमीटर नापेंगे, उसको खड़ा कर देंगे, समझिए कितना ऊँचा है। तो ऊँचा होने से क्या हुआ, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गया? ऊंचा होने से क्या मतलब है, शीतोष्ण होगा ऊपर वाला, नीचे में उष्णकटिबंधीय होगा, दोनों तरह का मानसूनी पाया जाएगा भारत में। लेकिन हम लोग क्यों बोलते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला है? उसके पीछे का रीजन यही है, हिमालय पर्वत की अवस्थिति। इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो हम लोग का यहाँ पर रूस नाम का एक बड़ा सा देश है, उसके पूर्वी वाला हिस्सा में साइबेरिया का क्षेत्र होता है, जो कि वहाँ से ध्रुवीय हवाएं बहती है और बहते बहते चीन से होकर भारत में प्रवेश करने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर हिमालय की अवस्थिति होने के कारण वो ठंडी ठंडी शीतल हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिस कारण हम लोग का उत्तर भारत में ओरिजिनल यानी कि वास्तविक रूप में हम लोग को शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। यही रीज़न है कि हम लोग पूरे भारत को ही बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ये था बेसिक नॉलेज। अब हम लोग आते हैं टॉपिक मेन में, भारतीय मानसून क्या है। भारतीय मानसून क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा कि शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र भारत का, इसको विभाजक का काम कौन किया, तोड़ने का काम कौन किया, बीच में अवरोधक का काम कौन किया? तो यहाँ पर कर्क रेखा नहीं बोलिएगा आप लोग क्या बोलिएगा, हिमालय के अवरोधक का काम किया ना, हवा को आने नहीं दिया, ठंडी ठंडी हवा है, जिस कारण शीत ऋतु नहीं पाई गई उत्तर भारत में। यदि शीत ऋतु यदि पाई जाती तो वहाँ पर हम लोग को काफ़ी ठंडा मिलता स्थान। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भारतीय मानसून। मेरा टॉपिक है भारतीय मानसून, कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है। भारतीय मानसून जानने से पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज पूरे भारतीय मानसून को समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे ये दो कॉन्सेप्ट को पढ़ाकर ही पूरे भारतीय मानसून को आपको बताऊँगा। देखिए क्या होता है पहला कॉन्सेप्ट, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर वैसे वैसे घटेगा, विपरीत होता है, उल्टा होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, यानी कि क्या बनेगा, मेरा लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर का मतलब क्या, वहाँ की हवाएं गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, गुम हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी।
ठीक है। फिर बोलते हैं कि टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, यानी कि हाई प्रेशर में बनेगा, फिर विपरीत हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हवाएं हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर गमन करती है, चलती है, यानी कि बहती है। ये दो कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लिए तो पूरा भारत का मानसून आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय मानसून। मानसून एक अरबी शब्द है जो कि मौसम शब्द से लिया गया है, और मौसम शब्द का मतलब ही होता है मौसम, यानी कि ऋतु में परिवर्तन के साथ साथ हवा की गति में भी विपरीत परिवर्तन होता है, इसी को मानसून बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है। जब हम लोग का ग्रीष्म ऋतु आती है, जब हम लोग का गर्मी का सीजन आता है, तो उसमें क्या होती है, लगभग मई जून के टाइम में सूरज उत्तरायण होता है, यानी कि उत्तर की तरफ रहता है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास होता है। और हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा हम लोग का भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा हम लोग का बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा यदि गुजरी सूरज की मतलब जब उत्तरायण होती है तो कर्क रेखा के आसपास सूरज की लंबवत किरणें पड़ती है, तो क्या होगा उस जगह पर उसका तापमान बढ़ जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि तापमान जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर में ना क्या होगा, घटेगा, यानी कि लो प्रेशर। और भारत में क्या बनेगा, हम लोग का लो प्रेशर बनेगा। इसका मतलब भारत में हवाएं नहीं रहेगी, गुम हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो हम लोग के यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। तो इससे क्या होगा, वहाँ का हवाएं गायब होगी, तापमान उच्च हो गया। ठीक उसके विपरीत नीचे की तरफ, यानी कि मकर रेखा की तरफ, अभी तो सूरज मान लो कर्क रेखा के आसपास है, तो मकर रेखा का नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगी, ठंडी पड़ेगी ना। ठंडी पड़ने का मतलब क्या, वहाँ पर तापमान यदि कम तो क्या बोले मैंने, प्रेशर हाई, यानी कि ऊंचा होगा, तो क्या बनेगा मेरा, हाई प्रेशर बनेगा। यानी कि नीचे की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया है मेरा यहाँ पर नीचे में, वहाँ पर हिंद महासागर के आसपास क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा मेरा, हाई प्रेशर। और भारत में क्या बना हुआ है, लो प्रेशर, वहाँ पर हवाएं गायब हो गई है। एक चीज़ जान लीजिए, कोई चीज़ मतलब गायब होता है या कोई चीज़ खाली होता है तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई आता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, कॉलेज के फील्ड में हो, स्कूल के फील्ड में हो, या कोई मान लीजिए कोई टीचर रिटायर हो रहा है तो उसके जगह में कोई आता है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भारतीय मानसून में क्या हो गया, हाई प्रेशर और लो प्रेशर को समझिए। लो प्रेशर में क्या हुआ, हवाएं गायब हो गई, उसी हवा को भरने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो कहाँ से आएगा, वही हिंद महासागर, जहाँ पर मेरा हाई प्रेशर बन गया। क्यों बना था, तापमान कम था, सूरज वहाँ पर नहीं थी, मकर रेखा के आसपास, कर्क रेखा के आसपास थी, यानी कि तापमान यहाँ पर ज़्यादा था, लो प्रेशर बना। तो हवाएं नीचे से होकर ऊपर की तरफ भारत की ओर गमन करेगी। ठीक है। अब हवाएं के गमन करने के साथ साथ हमको भारतीय मानसून में वर्षा क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग का हाई प्रेशर से जब हवाएं बहेगी ना तो वो हिंद महासागर से बहेगी। और अब हिंद महासागर हम लोग जानते हैं क्या है, पानी है, जल है। तो हवाएं केवल हवाओं के साथ नहीं आएगी, हवा बोलेगा पानी चलो तुमको मामा घर घुमा के आते हैं, मामा घर का मतलब यानी कि भारत, चलो तुमको भारत घुमा के आते हैं, पानी को बोलेगा। और पानी को अपने साथ एब्जॉर्ब करके, ग्रहण करके हवाएं भारत की तरफ गमन करनी स्टार्ट कर देगी। जैसे ही वो भारत के प्रायद्वीप भारत में पहुंचेगी, एंट्री करेगी, तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। दो शाखाओं के बोलने का मतलब एक अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। हिंद महासागर में दोनों ही अवस्थित है, पूर्व की तरफ बंगाली खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर है। ठीक है। तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाएगी जैसे ही प्रायद्वीप भारत के पास आएगी, और ये मार्ग बदलते हुए भारत में एंट्री करेगी। अब इसको एंट्री करवाते हैं हवाई को। ठीक है। हवाएं साथ साथ अपने साथ जलवाष्प को भी ग्रहण करके लाती है। ठीक है ना। तो ये हवाएं बहेगी। केवल मैं अरब सागर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद मैं बंगाल की खाड़ी में जाऊँगा, तभी मैं अरब सागर का बात कर रहा हूँ। तो अरब सागर के लिए जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पहले हवाएं जैसे जैसे बहेगी, आगे बढ़ेगी, तो ये प्रायद्वीप भारत में टकराएगी, तो दो भागों में बढ़ गई, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर मेरा क्या है, पश्चिमी घाट अवस्थित है। ठीक है। जो कि ऊंचाई उसका लगभग कितना पता है, 1200 मीटर औसत ऊंचाई है। मतलब कितना ऊंचा, 1 किलोमीटर लगभग आसपास ऊंचा है वो पहाड़। तो ये केरल के आसपास पाया जाएगा। और 1 जून में केरल के मालाबार तट पर ये पहाड़ से यानी कि पश्चिमी घाट से टकरा कर मूसलाधार वर्षा कराती है। मूसलाधार, जिसको बोलते हैं ताबड़तोड़ बारिश। और उसी को क्या बोलते हैं पता है, मानसून का प्रस्फोट, यानी मानसून का धमाका। पहला धमाका कहाँ हुआ, केरल में मालाबार तट में। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहला वर्षा किस राज्य में होती है। तो आपका आंसर होगा केरल होगा। क्या होगा, केरल। लेकिन ऑप्शन में यदि आपका अंडमान निकोबार रहा तो आपको निकोबार मारना पड़ेगा, अंडमान निकोबार। क्यों,
क्योंकि वह सबसे दक्षिणी बिंदु में अवस्थित होने के कारण वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही, उसका मतलब क्या होता है, पानी वहाँ पर वर्षा करा देती है लगभग 25 मई के आसपास। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या पूछता है केरल के बारे में, तो केरल ही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वह पहला अरब सागर शाखा से पहला वाला भाग में जो कि कोरोमंडल तट के पास वर्षा कराई। अब दूसरा वाला भाग में, ये तो मेरा पहला वाला हो गया। दूसरा भाग यहाँ पर मुंबई तट है। ठीक है, और मुंबई तट में ये हवाएं प्रवेश करेगी और अपने साथ वर्षा को भी लेके आती है। तो ये क्या करेगी, एकदम पूरे मध्य भारत में एकदम पूरा वर्षा करा देगी, मध्य भारत में पूरा वर्षा करा देगी। ठीक है ना, एंट्री करेगी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के आसपास नहीं पहुँच पाती क्योंकि उसके पास नमी की मात्रा में कमी आ जाती है, जिस कारण वर्षा नहीं हो पाती है। अब ये हवाएं इधर से घुसेगी, एंट्री करेगी। ये मेरा है गुजरात का इलाका। गुजरात का इलाका से ये हवाएं अपने साथ जलवाष्प को ग्रहण करके आगे बढ़ती हैं। और सौराष्ट्र में हम लोग क्या जानते हैं कि वहाँ पर क्या है, गिर की पहाड़ी है और मांडव की पहाड़ी है, जिस कारण वहाँ पर हवाएं टकराकर पहाड़ों से हवाएं ऊपर उठती है और वहाँ पर वर्षा कराती है। तो हम लोग का यहाँ पर, और हम लोग ये जानते हैं कि सौराष्ट्र में बहुत ही वन पाया जाता है, काफ़ी हरा भरा हरियाली वाला जगह है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि गुजरात एक शुष्क वाला राज्य है, लेकिन सौराष्ट्र के अगल बगल में पहाड़ की अवस्थिति होने के कारण वहाँ पर पानी गिरती है, जिस कारण वहाँ पर हरा भरा वृक्ष पाया जाता है, हरियाली पाई जाती है। फिर ये हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजस्थान में इलाका में एंट्री करेगी। और हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है, तो अरावली की पहाड़ी है। और अरावली की पहाड़ी का डिज़ाइन इस तरह से है। ठीक है, अब बोलिएगा यहाँ पर पहाड़ है राजस्थान में, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं गिरता ज़्यादा। क्यों नहीं गिरता पता है, ये जो अरावली पर्वत है ना, जिस तरह से हवाएं बहती उसी डायरेक्शन में भी अवस्थित है, जिस कारण ये पैरेलल हो जाती है और सीधा भाग जाती है, और कहीं पर टच ना होने के कारण वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन एक जगह है वहीं पर है अरावली में एक गुरु शिखर, उसका डिज़ाइन कुछ शेप दूसरे आकार का है, जिसके कारण वहाँ से टकराती है हवाएं और गुरु शिखर के पास माउंट आबू में खूब वर्षा कराती है। और हम लोग जानते हैं माउंट आबू में क्या है, कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवस्थित है। और ये हवाएं आगे बढ़ते 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 पंजाब तक पहुंच जाती है, और यहीं पर हम लोग का मिलन होगा। अरब सागर शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा जो वर्षा कराएगी, यहाँ पर पंजाब में इसका मिलन होगा। तो हम लोग अभी क्या जाने, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का केवल अरब सागर के बारे में अभी हम जानने का प्रयास किए। अच्छा, एक चीज़, सब जगह में क्या किस चीज़ से टकरा कर वर्षा करा रही है, पर्वतों से टकराकर वर्षा करा रही है। यानी कि हम लोग का पूरा भारतीय मानसून स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है। स्थलाकृतियों का मतलब यही हो गया, स्थलाकृतियों का मतलब यही हो गया कि पहाड़ पर्वत से टकराकर वर्षा, उसमें एक फोर्स काम करता है। पता है वो फोर्स का क्या नाम है? उस फोर्स का नाम है एडियाबेटिक ताप ह्रास। ये एक फोर्स काम करता है। कहाँ पर काम करता है पता है? ये पर्वतों से जब टकराती है ना वर्षा, वहीं पर काम करता है। अच्छा, किस तरह से काम करती है देखिए, ये मान लीजिए मेरा पहाड़ यहाँ पर पश्चिमी घाट का पहाड़ है, तो यहाँ से टकराएगी वर्षा होगी, यहाँ टकराएगी, जो जलवाष्प को ग्रहण करके जो आई थी यहाँ पर टकराई, और ये धीरे 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 करके ऊपर उठेगी। और हम लोग क्या जानते हैं, जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं ना, तापमान में गिरावट आती है। और 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है कब पता है? जब 165 मीटर ऊपर जाते हैं। यानी कि 165 मीटर हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे इसके तापमान में कमी आएगी। कितने डिग्री सेल्सियस का? 1 डिग्री सेल्सियस का। जिस कारण ये हवाएं हल्की होकर मतलब वहाँ पर अगल बगल में पानी करवा देती है। लेकिन ठीक उसके विपरीत इस पर वाला इलाका में वर्षा नहीं होगी। इस वाला इलाका को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट तमिलनाडु का। नीचे वाला यहाँ पर आंध्रा तट हो गया, मान लीजिए उड़ीसा तट। इस जगह में वर्षा नहीं करा पाएगी क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया। कैसे? पहाड़ को अटक का काम कर दिया, रोकने का काम कर दिया, तो उस पार में वर्षा नहीं हो पाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो वर्षा कैसे होगी तमिलनाडु में, आगे बताऊंगा। अभी प्रोसेस धीरे धीरे भारतीय मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये रहा मेरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का अरब सागर की शाखा। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी क्या होती है? हाई प्रेशर से बढ़ते 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 हवाएं आगे बढ़ती हैं, और ये दो भागों में ये भी विभक्त हो जाती है। पहला क्या हो गया देखिए, ये पहले जाकर क्या करेगी, ये बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश अवस्थित है, बांग्लादेश में टकराएगी। और एक यहाँ हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है पता है? यहाँ पर एक म्यांमार देश है, और म्यांमार देश में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक अराकान योमा की पहाड़ी अवस्थित है। अराकान योमा की पहाड़ी में क्या करेगी, ये हवाएं टकराएगी, और टकराने के बाद ये विक्षेपित होकर यानी दिशा में भटकने के बाद ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे करके बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ पंजाब की तरफ आगे मिल जाते हैं। और यही पंजाब है जो उस तरफ से जो हम लोग का दक्षिण पश्चिमी अरब सागर की शाखा गया था, और यहाँ से उसका मिलन स्थान है पंजाब। आगे बढ़ जाती है।
लेकिन एक बात है यहाँ पर क्या होता है पता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ना राजस्थान तक भी जाती है पानी, मतलब हवाएं राजस्थान के इलाके में भी पहुँच जाती है ये हवाएं, लेकिन वहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती। पता है क्यों? इसलिए नहीं करा पाती क्योंकि उसके पास वर्षा की मात्रा में नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। जो पहले आया उसको मिल गया, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले वाला इलाका में था, पहाड़ पर्वत टकरा के पानी गिर गई, हवाएं आगे बढ़ी, केवल उसके पास हवा गया, पानी नहीं गया, तो वहाँ पर वर्षा नहीं हुई। ये पहला शाखा बंगाली खाड़ी की ये पहला शाखा हुआ जो म्यांमार में अराकान हिमा के पहाड़ी से टकराकर विक्षेपित होकर पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार, झारखंड, कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते वो पंजाब की तरफ से राजस्थान की पहुँच जाती है। ठीक है, ये पहला शाखा। दूसरा शाखा क्या हुआ? दूसरा शाखा बढ़ेगी ये यहाँ पर हम लोग जानते हैं मेघालय है, और मेघालय में पता है शिलोंग की पठार है, और शिलोंग का पठार में ही 3 पहाड़ अवस्थित है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ अवस्थित है। और ये पहाड़ का डिजाइन पता है कैसा? कीपनुमा आकार का, एकदम कीपनुमा आकार का। जैसे यहाँ पर कुछ जाएगी तो फंस के जाएगी और वहाँ से निकलने का मौका ही नहीं देगी। इसी कारण हम लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होती है। और मासिनराम कहाँ पर अवस्थित है? मेघालय। और मेघालय में कहाँ? खासी की पहाड़ी में अवस्थित है। ये जो बीच वाला है ना खासी, इसमें अवस्थित है, पता है कौन? मासिनराम, चेरापूंजी, वही मासिनराम है जो कि 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कराती है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है। उसके बाद चेरापूंजी आती है, और मासिनराम पता है विश्व में सबसे नम स्थान है। तो इस प्रकार बंगाली खाड़ी से 2 भागों में बढ़ती है और 2 जगह से वर्षा कराती है भारत में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, ये भारतीय मानसून किस तरह से वर्षा कराती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद अब आते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून जिस तरह से मैंने देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि हिंद महासागर से हवाएं ऊपर उठती हुई भारत की तरफ आई थी, अब भारत में आ गई। अब भारत से इसको लौटाना भी तो है, मतलब देखिए हम मामा घर जाएंगे तो मामा घर में कितना दिन रहेंगे खुश को? 1 महीना 2 महीना उब जाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? चलो जहाँ से हम आए थे वहाँ चल जाते हैं अपना घर की तरफ। ठीक उसी प्रकार हवाएं तो भारत में आ गई थी क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर था भरने के लिए हिंद महासागर से। अब वहाँ पर क्या हुआ कि सूरज तो एक जगह पर टिका तो नहीं है ना, भारत मतलब पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। तो घूमते सूरज भी धीरे धीरे हुए नीचे की तरफ चली गई, यानी कि अब नीचे, यानी कि मकर रेखा की तरफ चल गई। अच्छा, जब मकर रेखा की तरफ चल गई तो हम लोग का ज़्यादा तापमान कहाँ पर पड़ेगा? सूरज कर्क रेखा से नीचे चली गई तो कर्क रेखा पर क्या पड़ेगा? हम लोग का तापमान कम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि तापमान यदि कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो भारत में क्या बनेगा? भारत में बनेगा हाई प्रेशर। ठीक उसके विपरीत, यानी कि मकर रेखा में क्या होगा? सूरज की किरणें पड़ेगी, वहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर तापमान हो गया ज़्यादा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हाई प्रेशर बनेगा कब? जब टेम्परेचर लो रहेगा और प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर तभी बना था मेरा हाई प्रेशर, इस जगह में मेरा बन जाएगा लो प्रेशर। अब देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून को ही हम लोग बोलते हैं मानसून का निवर्तन। जिस तरह से हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून को बोलते थे, उसी को उल्टा को बोलते हैं मानसून का निवर्तन, उत्तरी पूर्वी मानसून। अब देखिए, जब हिंद महासागर से आ रही थी हवाएं नीचे से, तो उसमें उसको जलवाष्प का ग्रहण करने की मात्रा मिला था, क्योंकि वहाँ पर जल था, पानी था, उठा के लेके पटक दिया भारत पर। लेकिन अब उत्तरी पूर्वी मानसून में क्या होगा? इसका ज़्यादातर भाग स्थल है, तो स्थल से क्या उठाएगा? पानी उठाएगा। कहाँ से पानी उठाएगा? वो नहीं उठा पाएगा, जिस कारण से इसमें वर्षा कम होती है। लेकिन कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? जब ये यहाँ से होकर बढ़ती है तो यहाँ पर बंगाली खाड़ी अवस्थित है। ठीक है, तो बंगाली खाड़ी अवस्थित होने के कारण यहाँ से जलवाष्प की अच्छी मात्रा उठाकर कहाँ पर पटकती है? उस पानी को इस कोरोमंडल तट पर, जहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं हुई थी। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीना में आंध्रा तट पर खूब वर्षा होती है, और नवंबर दिसंबर के आसपास तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पूरा मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है ना, तो बंगाली खाड़ी से हुए उठाते हुए यहाँ पर गिराएगी और ये बढ़ जाएगी। ये रहा हम लोग का उत्तरी पूर्वी मानसून का, बंगाली खाड़ी से थोड़ा सा मात्रा उठाकर पानी की वर्षा कराए कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, अब देखते हैं शीत ऋतु के समय ही हम लोग कभी कभी देखते हैं दुर्गा पूजा के टाइम में कि हम लोग का वर्षा होती है। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का आप लोग नाम सुने होंगे।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है पता है? इसकी उत्पत्ति हम लोग का यहाँ पर अवस्थित है भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर है, वहाँ से उत्पत्ति होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? ये पता है क्या है? ये एक शीतोष्ण तूफान है, तूफान जिसको हवा उसमें ज़्यादा मात्रा होती है और उड़ा के किसी को भी ले जा सकती है। तो क्या होता है वहाँ पर चक्रवात जैसी अवस्थिति उठती है और ये हवाएं पानी को अपने साथ उठाकर यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हुए काला सागर मिलता है, उसको कैस्पियन सागर मिलता है, वहाँ से पानी उसको उठा करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है। जैसे ही ये भारत का इलाका में जैसे ही टच करेगी तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग ऊपर में एक भाग नीचे में। और ऊपर वाले भाग के बारे में हम लोग को जानकारी उतनी हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भारत के बाहर चल गया, उसके बारे में लेना देना नहीं है, तिब्बत में चला गया चीन की तरफ, उसके बारे में जानने का प्रयास अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या भारत में कैसे होती है पानी। तो वो उठा के उसके साथ पानी की भी मात्रा है, तो क्या करेगी वो एंट्री करेगी भारत में और ये पंजाब में पानी वर्षा कराएगी, दिल्ली में वर्षा कराएगी और बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जाएगी। यदि इस पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा हुई दोस्तों और हवा की मात्रा काफ़ी अधिक हुई तो ये बढ़कर बिहार के पूर्वी भाग में भी प्रवेश कर जाती है, जिस कारण बिहार में भी वर्षा होती है और हम लोग का दुर्गा पूजा में कभी कभी झारखंड के भी आसपास वर्षा होती है। ये हम लोग का पश्चिमी विक्षोभ है। और पश्चिमी विक्षोभ हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। पता है दोस्तों, जब भी उत्तर भारत के पंजाब वाला इलाका में इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण रबी की फसलों में काफ़ी लाभदायक मतलब उन लोग को माना जाता है रबी फसल के लिए, और ख़ास कर गेहूं की खेती करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि पंजाब में गेहूं की मात्रा मतलब परसेंटेज के हिसाब से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर क्यों अच्छी होती है? वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ पर वर्षा काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण पंजाब पर गेहूं की अच्छी मात्रा से फसल की जाती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ में क्या होता है पता है? जो कि पहाड़ी वाला इलाका है वहाँ पर सेब की खेती करने के लिए भी लाभदायक होती है ये पश्चिमी विक्षोभ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पश्चिमी विक्षोभ। एक क्वेश्चन बनेगा इसमें, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही वर्षा होती है, ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से भी वर्षा होती है। कौन सा जगह? वो जगह है पंजाब। क्वेश्चन क्या हो गया इसका मतलब कि दक्षिणी पश्चिम यानी कि ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि शीत ऋतु में वर्षा। कहाँ पर? पंजाब में। तो पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु दोनों ऋतु में वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ पर कृषि अधिक होती है। अब आता है एक वर्ड हम लोग पढ़े हैं, आम्र वर्षा, मैंगो सवर। क्या बोलते हैं उसको पता है? आम्र वर्षा क्यों होती है? जब हम लोग का दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और ये पता है बंगाल और बिहार में ही आम्र वर्षा ज़्यादा फेमस है, केरल तमिलनाडु उस जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा, चेरी ब्लॉसम बहुत कुछ बोला जाता है, और पंजाब पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम आंधी तूफान आने की ज़्यादा संभावना होती है और आती भी है आंधी तूफान ज़्यादा। तो आम्र वर्षा क्या होती है पता है? जब बंगाली खाड़ी से होकर हवाएं जब बहती है, हवाएं तो हल्का होती है ना, तो हवाएं आगे बढ़ के चल जाती है और कुछ मात्रा पानी की उठाकर पहले मानसून से आने से पहले ही वर्षा करा देती है। कहाँ पर? बिहार वाला इलाका में, तमिलनाडु वाला इलाका में ये मानसून नहीं होती ओरिजिनल में, वो पहले वर्षा करा देंगे। मानसून का फुहार बोलते हैं, फुहारा बोलते हैं, पानी गिरने से पहले एक फुहारा होता है, उस टाइप का वर्षा कराती है। जैसे अभी के टाइम में मई का महीना चल रहा है, अभी हम लोग का वर्षा ये आम्र वर्षा होएगी या हो भी चुकी कहीं कहीं जगह पर, जो आम की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो आम के फसल के काफ़ी उपयोगी होती है। कर्नाटक में कॉफ़ी के लिए अच्छी मात्रा में उपज होती है यही मतलब वर्षा से। तो इस तरह से आप लोग का भारतीय मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया को आप लोगों के बीच में रखा। एक दो पॉइंट को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा कहाँ से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। भारत में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वह कौन सा राज्य है जो दोनों ही ऋतुओं में वर्षा कराती है? पंजाब में कराती है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भारत को जब हम दो पार्ट में बांट देते हैं ना इस तरह से वर्टिकली रूप से, तो ये भाग मेरा हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया मेरा पश्चिमी भाग। पता है दोस्तों एक चीज़ और की है कि पूर्वी भाग में क्या होता है? चावल की ज़्यादा खेती होती है। क्यों? क्योंकि देखिए बंगाली खाड़ी में यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा कराती है,
इधर से भी लौटते हुए आएगी तो यहाँ पर वर्षा कराएगी, सॉरी यहाँ इधर से वर्षा नहीं कराएगी, तो मतलब बंगाल की खाड़ी से ही मतलब जो काफ़ी मात्रा में वर्षा कराती है। और हम लोग जानते हैं कि चावल की खेती करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, जो केवल पूर्वी भाग में ही उसको मिलता है। इसीलिए इस वाला इलाके में देखिएगा कि चावल की खेती ज़्यादा होती है, और पश्चिमी भाग में क्या होती है, गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब में थोड़ा बहुत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और इधर से थोड़ा थोड़ा पानी गिर जाता है, जिस कारण वर्षा नहीं हो पाती है और वहाँ पर चावल की खेती नहीं होते हैं। तो हम लोग जान गए कि पूर्वी भाग में क्या होती है, चावल की खेती ज़्यादा होती है, और पश्चिमी भाग में आपका गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको भारतीय मानसून का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर यदि सच में हुआ होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।